अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर गुड एंड फाइन। सो बेसिकली आज जो है सिरमनी अकेडमी की तरफ से जो है मुखातिब हूँ। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना बेसिकली जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, ये हमारा जो है लेक्चर नंबर 9 है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अभी तक जो है अपने 8 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के। तो अगर आप लोगों ने वो सीखना है सारे 8 के 8 लेक्चर्स को, तो आप लोगों की प्ले लिस्ट इस चैनल के ऊपर होगी, वहाँ पे आप सारे लेक्चर्स दे सकते हैं। ये बेसिकली जो आपका ये कोर्स है और ये आपका बेसिकली यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉर्पोरेट एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। हम बेसिकली आप यहाँ पे जो पढ़ने जा रहे हैं, हम इधर लेगेसी सिस्टम्स पढ़ेंगे। ये लेगेसी सिस्टम्स क्या होते हैं, लेगेसी एलआईएस के रिलेटेड पढ़ेंगे, रैपिंग के पढ़ेंगे कि कैसे कंस्ट्रक्शंस होती हैं, और माइग्रेशंस पढ़ेंगे कि माइग्रेशंस क्या है और माइग्रेशंस की क्या क्या मेथड्स हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले कि भाई लेगेसी सिस्टम्स हमारी क्या है, ठीक है। A legacy system is an old and outdated computer system, software application, programming language, or hardware device that is still being used by an organization despite being uh, by the newer technologies. These systems may still be functional, but they may not be as efficient, secured, or reliable as their newer counterpart. तो इधर बेसिकली ये कह रहे हैं कि लेगेसी सिस्टम जो है एक बेसिकली पुराना और आउटडेटेड कंप्यूटर सिस्टम, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, या फिर इसको हम या इसकी बेसिकली हार्ड डिवाइस, बेसिकली जो है हार्डवेयर डिवाइस जो है वो है, ठीक है। मतलब जो करती क्या है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन अब तक बेसिकली यूज कर रही होती है, जबकि बेसिकली क्या है, जबकि न्यू टेक्नोलॉजी जो है उसे रिप्लेस कर चुकी है। अब इधर एक और बात यहाँ पर ये है कि लेगेसी सिस्टम ना अभी बेसिकली जो है फंक्शनल हो सकते हैं, लेकिन ये नए सिस्टम्स जितने एफिशिएंट, सिक्योर्ड या रिलायबल नहीं होते, और इनका बेसिकली मेंटेनेंस जो होता है वो भी बेसिकली बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अब why legacy systems are still be used? Legacy systems are still used by organization for a variety of reasons. One reason is that these systems may contain critical data, software that cannot be easily transferred to a new system. Replacing a legacy system can be very costly. An organization may not have the resource or expertise to undertake such a project. Some legacy systems may contain unique feature or functionality that cannot be replicated in newer systems, and many organizations continue to use legacy systems because they have been in use for many years and are familiar to staff, making them easier to operate. देखो यहाँ पे जो छोटी सी बात है, सबसे पहले ये बात है कि भाई लेगेसी सिस्टम्स ना इतने ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, मतलब कि इतना क्यों यूज़ की जा रही है लेगेसी सिस्टम्स ऑर्गेनाइजेशंस में अभी तक, ठीक है। तो उसके कुछ रीजंस हैं जो कि यहाँ पे डिस्कस किए हैं। पहला रीज़न ये है कि बेसिकली ये ना मतलब एक सॉफ्टवेयर बेसिकली एक समझ लो कि प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, मतलब वो है जो बेसिकली कर क्या रहा होता है, जो लेगेसी सिस्टम्स में बेसिकली होता है, और उसे ना नए सिस्टम्स में ईजिली आप ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पे आपके रिप्लेसिंग, अब देखो रिप्लेसमेंट इतना था, रिप्लेसमेंट में खर्चा लगता है, तो मतलब कि कोई भी आप ना ऑर्गेनाइजेशन के पास मतलब रिसोर्सेज या एक्सपर्टीज जो होती है वो नहीं होती, ठीक है, ऐसे प्रोजेक्ट्स को जो है वो अंडरटेक करने के लिए। कुछ बेसिकली लेगेसी सिस्टम्स के पास ऐसी यूनिक फंक्शनैलिटी होती है जो बेसिकली नए सिस्टम्स में रेप्लिकेट नहीं हो सकती, और अभी तक जो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन इसलिए बेसिकली लेगेसी सिस्टम्स यूज़ करती हैं क्योंकि उसकी एक वजह है। उसकी वजह ये है कि भाई वो सालों से ही उसी पर काम कर रहे हैं, वो सालों से ही भाई उसी को ही यूज़ कर रहे हैं, उनके स्टाफ, उनके अदर वो, ठीक है, और वो जानते हैं कि उसको इस्तेमाल किस तरीके से करना है। हाँ, और उनको पता है कि भाई इसको हमने मेंटेन करना और इसको चलाना किस तरीके। अचानक से मैं उनके लिए एक नया सिस्टम्स ला के रख दूंगा, एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम ला के रख दूंगा, तो उसको उनको फैमिलियर होते हुए थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसलिए ये लोग अभी तक अपना जो है वो पुराना ही सिस्टम्स को कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ ये है कि भाई मेंटेनेंस और सपोर्ट की कॉस्ट। अब लेगेसी सिस्टम्स को ना मेंटेन और अपग्रेड करना क्या होता है, मुश्किल और बेसिकली जो है महंगा होता है। और ये मुझे अक्सर जो है नए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, आपको एक समझाता हूँ कि जैसे कि कोई बैंक है, ठीक है, मतलब कि कई बैंक बेसिकली अब तक जो है ना वो अपने पुराने मतलब के मेन फ्रेम कंप्यूटर को बेसिकली यूज़ कर रहे हैं, जो बेसिकली उनका फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को बेसिकली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो होता है उसका बेसिकली कोर सिस्टम जो है वो चला रहे हैं। अब ये सिस्टम जितना रिलायबल है, लेकिन भाई नए टेक्नोलॉजी के साथ जो है ना फुली कंपैटिबल जो है वो नहीं होते, और बैंक इनका बेसिकली रिप्लेसमेंट जो है ना अवॉइड करते हैं। उसकी वजह ये होती है क्योंकि रिप्लेसमेंट का खर्चा होगा और फिर डाउन टाइम बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास है लेगेसी इंफॉर्मेशन सिस्टम एलआईएस की सोल्यूशन क्या है। देयर आर सेवरल कैटेगरीज ऑफ सोल्यूशन फॉर लेगेसी इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। फ्रीज, फ्रीज क्या चीज़ होती है, द ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड नो फर्दर वर्क ऑन द लेगेसी सिस्टम शुड बी परफॉर्म। मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन फैसला करती है कि भाई लेगेसी सिस्टम्स पर कोई, ठीक है, आगे का काम नहीं किया जाएगा। इसका मतलब कुछ यूँ है कि भाई यानी का सिस्टम्स को वैसा ही छोड़ दिया जाता है और उस पर मतलब कि फर्दर डेवलपमेंट नहीं होती, सिर्फ बेसिक मेंटेनेंस जो होती है वो करते हैं जब ज़रूरत होती है, ठीक है। आउटसोर्स क्या चीज़ होती है कि भाई एन ऑर्गेनाइजेशन में डिसाइड दैट सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर इज नॉट कोर बिजनेस एंड मे आउटसोर्स इट टू अ स्पेशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफरिंग दिस सर्विस। मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन अपनी लेगेसी सिस्टम्स को किसी और स्पेशलिस्ट कंपनी के हवाले कर देती है, ठीक है। मतलब इसका क्या है, इसका देखो आउटसोर्स का मतलब कोई छोटा सा ये होता है कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल एक ऐसा प्रोजेक्ट आया
ठीक है, कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट आया जो आपकी कंपनी मतलब वो प्रोजेक्ट या वो सर्विसेज नहीं देती, तो आपके पास जो मतलब कि ऐसी कंपनी से बातचीत है जो कि आप का काम कर देगी एक इतने परसेंटेज लेकर, तो वहाँ पे आप उसको जो है अपना प्रोजेक्ट दे दोगे, तो वो जो देना होगा ना वो बेसिकली हमारा क्या है, आउटसोर्सिंग। मतलब कि स्पेशलिस्ट कंपनीज को सिस्टम सपोर्ट के लिए मतलब हायर कर लिया जाता है ताकि मतलब इन आवर रिसोर्स को जो है आप बचा सकें। ठीक है, carry on maintenance क्या, despite all the problems of support the organization decide to carry on maintenance for another period। मतलब यहाँ पर ये है, मतलब इधर ये है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन अपनी सिस्टम्स का मेंटेनेंस वैसे ही करती रहती है। इसका भाई ये है कि यानी पुराने बेसिकली जो है आपके पास सिस्टम्स को जो है ना सपोर्ट और मेंटेनेंस करते रहते हैं, और अगले बेसिकली कुछ टाइम के लिए जब तक मतलब कि कोई नया सोल्यूशन नहीं सोचा बेसिकली जाता। देन आफ्टर दैट यहाँ पे आपके पास है डिस्कार्ड एंड रीडेवलप्ड। उसमें क्या है कि थ्रू ऑल द सॉफ्टवेयर अवे एंड रीडेवलप द एप्लीकेशन वंस अगेन फ्रॉम स्क्रैच। इट इज़ अ ब्लैक बॉक्स modernization technique that surround the legacy systems with a software layer that hides the unwanted complexity of the existing data. Legacy system, we migrate a legacy system migration, basically move on existing operational systems to a new platforms, retaining the legacy system functionality and cause minimal disruptions to the existing operational business। अच्छा, यहाँ पे छोटी सी बात ये है कि अब देखो भाई, डिस्कार्ड एंड रीडेवलप का मतलब ये है कि भाई पुराने सिस्टम्स को आप बेसिकली छोड़कर सब कुछ बेसिकली स्क्रैच से मतलब कि स्टार्ट से मतलब कि आपने नया बनाया जाता है। अब इसमें होता क्या है, इसमें पुराने सॉफ्टवेयर को ना आप पूरी तरीके से रिप्लेस कर दिया जाता है और सिस्टम्स को ना बिल्कुल नए तरीके से जो है डेवलप किया जाता है। रैप का मतलब क्या है, इस सॉल्यूशन को बेसिकली ना ब्लैक बॉक्स मॉडर्नाइजेशन कहा जाता है। रैप को ब्लैक बॉक्स मॉडर्नाइजेशन। अब इसमें होता क्या है रैप के अंदर, इसमें ये होता है कि आप पुराने सिस्टम्स के ऊपर एक सॉफ्टवेयर लेयर बेसिकली जो है वो बनाई जाती है जो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को क्या कर रही होती है, हाइड कर देती है। ठीक है, और नई इंटरफेसेस के साथ सिस्टम्स को क्या करता है, कंपैटिबल बेसिकली जो है वो बनाती है। अब माइग्रेट क्या चीज़ होता है, माइग्रेट बेसिकली ये होता है कि लेगेसी सिस्टम्स को बेसिकली नए प्लेटफॉर्म्स पर ट्रांसफर कर दिया जाता है, लेकिन पुरानी फंक्शनैलिटी को क्या करता है, वैसे ही रहने दिया जाता है। इसकी कुछ इतनी सी बात है कि माइग्रेशन में सिस्टम्स को ना ऑपरेशनल रखा जाता है और उसकी फंक्शनैलिटी को क्या किया जाता है, चेंज नहीं किया जाता। क्यों? ताकि बिजनेस ऑपरेशंस को डिसरप्शंस का ना सामना ना करना पड़े। सही है। अब इसी आपके पास है रैपिंग। रैपिंग क्या होता है, रैपिंग रैपिंग पढ़े जा रहे हैं, होता क्या है। इन 1988 Dietrich first introduced the concept of wrapper at IBM. Wrapper is the straightforward way to modify and enhance a legacy component. Wrapping means uh, encapsulating the legacy component with a new software layer that provide a new interface and hide the complexity of the old component. The goal of this technique is to hide the complexity of the legacy system, make it easier to interface with newer technologies and systems। अच्छा जी, देखो रैपिंग का छोटा सा तारुफ इतना सा है कि भाई 1988 में डाइटरिच ने जो है ना पहली दफा आईबीएम में रैपर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। इतना समझ में आया। उसके बाद रैपर है क्या चीज़, कि रैपर एक ना सिंपल तरीका है किस चीज़ का, जैसे आप पुराने लेगेसी सिस्टम्स को मॉडिफाई और एनहांस किया जाता है, उसी तरीके से रैपर का छोटा सा मतलब ये है कि एक नए सॉफ्टवेयर लेयर बेसिकली आपने बनानी है जो बेसिकली करेगी क्या, पुराने सिस्टम्स को इनकैप्सुलेट करती है और उसकी बेसिकली कॉम्प्लेक्सिटी को छुपा देती है। और इसका मकसद क्या है, तो इसका मकसद ही यही होता है कि आप लेगेसी सिस्टम की कॉम्प्लेक्स चीज़ों को ना छुपाया जाए, ऑब्वियस सी बात है, और ताकि क्या किया जाए, ताकि ये किया जाए कि आपने नई टेक्नोलॉजीज के साथ इंटरेक्ट करना आपके लिए क्या हो जाए, आसान हो जाए। ठीक है, उसके बाद रैपर का काम क्या होता है। ठीक है, रैपर का काम ये होता है कि रैपिंग में ना एक बेसिकली सॉफ्टवेयर लेयर बेसिकली जो है वो बनाई जाती है जो पुराने सिस्टम्स के ऊपर बेसिकली लगाती है। ये लेयर पुराने सिस्टम और नए कंपोनेंट के क्या दरमियान एक इंटरफेस का काम करती है। क्या चीज़ का काम कर रही है, इंटरफेस। अब अगर आप लोग मुझसे ये पूछेंगे सर रैपिंग का बेसिक मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है, तो रैपिंग का बेसिक ऑब्जेक्टिव बेसिकली ये होता है कि पुराने सिस्टम्स की कॉम्प्लेक्सिटी को छुपा दिया जाए। ठीक है, और ये अब देखो कॉम्प्लेक्सिटी क्या क्या चीज़ होगी, ये कॉम्प्लेक्सिटी जैसे आउटडेटेड कोर्स हो गया, आउटडेटेड कोड हो गया आपका, और यहाँ पर आपके पास नॉन स्टैंडर्ड डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है, ये सारी चीज़ों को छुपा दी जाए और फिर आपके पास नए टेक्नोलॉजीज के साथ क्या की जाए, कंपैटिबल। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास कॉम्प्लेक्सिटी हाइडिंग ये आपके पास हुआ है। अच्छा, इनकैप्सुलेशन का प्रोसीजर क्या होता है, अगर तुम लोगों को पता हो तो यू कैन कमेंट इट। मैं फिर भी बता देता हूँ कि इनकैप्सुलेशन का प्रोसीजर कुछ ये होता है कि एक नया लेयर है आपके पास लेगेसी कंपोनेंट का, लेगेसी कंपोनेंट के साथ कम्युनिकेट करती है, और ये कम्युनिकेशन सॉकेट रिमोट प्रोसीजर कॉल्स मतलब कि आरपीसीज, ये यहाँ पे आपका गिवन होगा। इनकैप्सुलेशन लेयर कैन कम्युनिकेट विद लेगेसी कंपोनेंट थ्रू सॉकेट। ये सॉकेट से होती है जिसको आपने रिमोट ये आरपीसी से, और या फिर प्री डिफाइंड इससे भी होती है, प्री डिफाइंड एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस एपीआई से भी होती है। ठीक है, जिसको कहते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। तो अगर आपसे कोई इनकैप्सुलेशन का प्रोसीजर पूछ ले तो आप ये चीज़ बता सकते हो कि इनकैप्सुलेशन बेसिकली जो है वो कम्युनिकेट करती है लेगेसी कंपोनेंट के साथ, और ये कम्युनिकेट सॉकेट के थ्रू बेसिकली होता है रिमोट प्रोसीजर कॉल के, और या फिर प्री डिफाइंड एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट है आपके पास रैपिंग का, कि सबसे पहले आपके पास सॉफ्टवेयर लेयर है। द रैपिंग इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग अ न्यू सॉफ्टवेयर लेयर अराउंड द लेगेसी सिस्टम। दिस लेयर एक्ट एज एन इंटरमीडिएट और इंटरफेस बिटवीन द लेगेसी सिस्टम्स।
Complexity hiding. The primary objective of wrapping is to hide the unwanted complexity of the legacy system. This complexity may include outdated codes. अच्छा जी, सबसे पहले आपके पास अहम कॉन्सेप्ट क्या हैं? दो अहम कॉन्सेप्ट है रैपिंग के। पहला सॉफ्टवेयर लेयर है कि रैपिंग में एक सॉफ्टवेयर लेयर बेसिकली बनाई जाती है जो पुराने सिस्टम्स के क्या करता है, इर्द गिर्द बेसिकली होती है। और ये करता ये है कि ये लेयर एक जो है ना इंटरमीडिएट बेसिकली जो है ना, तो काम करती है। जैसे कि आप लेगेसी सिस्टम्स और नए कंपोनेंट के दरमियान का बेसिकली जो है ना कॉम्प्लेक्सिटी हाइडिंग का क्या चक्कर है। कॉम्प्लेक्सिटी हाइडिंग का ये चक्कर होता है कि भाई रैपिंग का बेसिक मकसद ही क्या है। आपने कोई दफ़ा मैंने पढ़ा दिया कि रैपिंग का बेसिक मकसद ही यही है कि भाई लेगेसी सिस्टम्स की अनवांटेड कॉम्प्लेक्सिटी को छुपा दिया जाए। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्सिटी में क्या क्या चीज़ है? ये कॉम्प्लेक्सिटी में आपके पास आउटडेटेड कोड हो गया, या फिर आपके पुराना डाटा स्ट्रक्चर हो गया, या डिपेंडेंसीज हो गई हो सकती है जो नए टेक्नोलॉजीज के साथ मतलब मैच नहीं करती। अब इधर आपके पास आ गया है कि भाई टाइप कौन कौन सी है आपके पास रैपिंग की। ठीक है, तो आपके पास डेटाबेस रैपर है, सिस्टम सर्विस रैपर है, एप्लीकेशन रैपर है, फंक्शन रैपर्स है। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान होते हैं कि सर इन द यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस के डायरेक्टली इस तरीके से क्वेश्चन आंसर आएंगे। नहीं, डेफिनेटली इनके बिहाफ के ऊपर मैं समझा इसी रहा हूँ आपको इन उर्दू और हिंदी कि ये बेसिकली आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। पेपर्स में डायरेक्ट नहीं पूछा जाता, आपको इसके रिलेटेड सिनेरियोज दे दिया जाएगा और कहा जाएगा इनमें से बताओ कि कौन सा रैपर हम यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब डेटाबेस रैपर है तो डेटाबेस रैपर कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू फॉरवर्ड रैपर एंड बैकवर्ड रैपर्स। मतलब यहाँ पर अब क्या है कि भाई डेटाबेस रैपर की ना फर्दर दो कैटेगरीज में क्लासिफाई हुआ है, एक फॉरवर्ड और एक बैकवर्ड। अब फॉरवर्ड रैपर हमारे पास क्या है? फॉरवर्ड रैपर अप्रोच इन फिगर्स है आपके पास। फॉरवर्ड रैपर की फिगर्स जो जो मैंने डाली हुई है यहाँ के, वो उसको लाजमी देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर्स होती हैं आपके एग्जाम्स में अगर आप इस तरीके से उसको बना लेते हो तो। शो द प्रोसेस ऑफ एडिंग अ न्यू कंपोनेंट टू अ लेगेसी सिस्टम। फंक्शनैलिटी क्या है इसकी फॉरवर्ड रैपर की? व्हेन एन एप्लीकेशन यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी सेंड अ रिक्वेस्ट टू द interact with a database, a forward wrapper convert or map that request into a form that is compatible with the legacy database structure। मतलब फॉरवर्ड रैपर क्या है? फॉरवर्ड रैपर मॉडर्न सिस्टम्स और पुराने लेगेसी सिस्टम्स के दरमियान एक ब्रिज का काम करता है। कौन सा ब्रिज? मतलब एक तरीके से समझ लो कि जब कोई आपके पास मॉडर्न एप्लीकेशन नई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हुए लेगेसी सिस्टम्स को एक्सेस करती है ना, तो फॉरवर्ड रैपर जो होगा वो रिक्वेस्ट को ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है जो लेगेसी सिस्टम बेसिकली समझ सके। सही है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप सोचें कि एक बेसिकली आपके पास मॉडर्न जो है ई कॉमर्स वेबसाइट है जो कर क्या रही है। ठीक है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि आप सोचो कि आपके पास एक मॉडर्न ई कॉमर्स वेबसाइट है जो अपना डाटा ना मतलब एक पुराने मतलब के एसक्यूएल बेस आपके पास जो डाटा बेस में स्टोर करती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि भाई देखो, जो पुराना डाटा अब भी जो है बिजनेस के कोर ऑपरेशंस के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन मतलब कि मॉडर्न एप्लीकेशन के डाटाबेस से डायरेक्ट इंटरेक्ट करना जो है ऑब्वियसली बात है मुश्किल होता है, क्योंकि उसकी टेक्नोलॉजी और उसके सिंटैक्स जो होंगे वो अलग होते हैं। अब क्या है यहाँ पे कि फॉरवर्ड रैपर क्या करेगा इसमें? फॉरवर्ड रैपर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है कि जब मॉडर्न वेबसाइट को डेटाबेस से डाटा रिट्रीव करना होता है तो मॉडर्न रैपर वेबसाइट की एपीआई रिक्वेस्ट को उस पुराने एसक्यूएल सिंटैक्स में कन्वर्ट करता है जो बेसिकली आपका पुराना सिस्टम समझ सकता है। फिर डेटाबेस रिस्पॉन्स को मॉडर्न फॉर्मेट में वापस सेंड करता है ताकि वेबसाइट की नए इंटरफेस पर डिस्प्ले हो सके। इसी तरीके से हम, ठीक है, पुराना डेटाबेस रिप्लेस किए मॉडर्न सिस्टम्स पुराने सिस्टम्स के साथ काम करता रहता है। और इसकी एग्जांपल कुछ इस तरीके से है कि IBM DB2 रैपर जो है आपका, इसका इस्तेमाल मतलब कि कई सिस्टम्स में होता है ताकि नए और पुराने डेटाबेस को इंटीग्रेट किया जा सके। ठीक है, थोड़ा सा मैं तुम लोगों को डेप्थ लेवल पे समझा दिया है कि तुम लोगों के लिए आसानी हो जाए। बैकवर्ड भी सेम ऐसा ही है कि द बैकवर्ड रैपर अप्रोच हैज़ बीन डिपिक्टेड इन प्रीवियस फिगर्स। Backward wrapper handle the translations or transformations of responses from the legacy database into a format that is understandable by modern applications। मतलब बैकवर्ड रैपर का काम लेगेसी सिस्टम से आने वाला डाटा को नए सिस्टम्स के लिए अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, उसका छोटा सा मतलब ये है कि जब आपके पास कोई पुराना लेगेसी सिस्टम अपने बेसिकली नेटिव फॉर्मेट में डाटा वापस करता है तो बैकवर्ड रैपर उस डाटा को मॉडर्न एप्लीकेशन के फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। फंक्शनैलिटी इसकी यही होती है कि जब एक लेगेसी डाटाबेस अपने नेटिव फॉर्मेट में डाटा वापस करता है तो बैकवर्ड रैपर उस डाटा को ऐसे फॉर्मेट में मैप करता है जो मॉडर्न एप्लीकेशन समझ सके, और ये प्रोसेस नई एप्लीकेशन की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक डाटा को कन्वर्ट करता है ताकि पुराने सिस्टम्स का डाटा नई टेक्नोलॉजीज के साथ कंपैटिबल बन सके। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे क्या है? अब यहाँ पे आपका टाइप्स हैं। सिस्टम सर्विस रैपर क्या होता है कि दिस काइंड ऑफ रैपर सपोर्ट कस्टमाइज एक्सेस टू कॉमनली यूज सिस्टम सर्विसेज नेमली राउटिंग सॉर्टिंग्स एंड प्रिंटिंग। क्लाइंट प्रोग्राम में एक्सेस दो सर्विसेज विदाउट नोइंग देयर इंटरफेसेस। मतलब कि ये रैपर ना कॉमनली यूज सिस्टम सर्विसेज को क्या कर रहा होता है? कस्टमाइज एक्सेस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि राउटिंग हो गई, सॉर्टिंग या प्रिंटिंग हो गई।
अब एक क्लाइंट प्रोग्राम बेसिकली ये सर्विसेज एक्सेस कर सकता है बगैर उसका इंटरफेस समझे, क्योंकि ये सिस्टम सर्विस रैपर जो होता है बैकग्राउंड में इंटरफेस का ध्यान बेसिकली जो है वो रखता है। जैसे अब रियल टाइम एग्जांपल्स के तौर पे तो मैं ये समझा देता हूँ कि मेरे पास अगर एक ओल्ड प्रिंटिंग सिस्टम्स है जो बेसिकली जो अब भी किसी पुराने सिस्टम्स का हिस्सा है, ठीक है, लेकिन एक नया एप्लीकेशन को ना उसका इंटरफेस समझने की ज़रूरत नहीं है। सिस्टम सर्विस रैपर नए एप्लीकेशन को आसानी से मतलब के पुराने प्रिंटिंग सर्विसेज को एक्सेस करने देता है, ताकि मतलब के पुरानी बेसिकली प्रिंटिंग हार्डवेयर को नए सॉफ्टवेयर के साथ जो है यूज़ किया जा सके। ठीक है, एप्लीकेशन रैपर क्या होता है? दीज काइंड ऑफ रैपर्स इनकैप्सुलेट ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। ये रैपर जो होता है ना ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को इनकैप्सुलेट करते हैं और नए क्लाइंट्स को ना लेगेसी कंपोनेंट को एज ऑब्जेक्ट यूज़ करने की इजाज़त देते हैं। ठीक है, और इसके अंदर ये होता है कि नए क्लाइंट्स जो इनके लेगेसी कंपोनेंट को रिपोर्ट जनरेट करने या फाइल अपडेट करने के लिए इन्वोक करते हैं। इसकी एग्जांपल कुछ इस तरीके की है कि एक बैंक सिस्टम जो अपना बेसिकली पुराना मेन फ्रेम बेस्ड ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम जो है उनका वो यूज़ कर रहा है, लेकिन नए वेब बेस्ड एप्लीकेशन को यूज़ करना वो चाहता है। अब एप्लीकेशन रैपर यहाँ पे क्या इम्पैक्ट क्रिएट करेगा? एप्लीकेशन रैपर नए क्लाइंट्स को पुरानी ट्रांजैक्शन सिस्टम्स को एज ऑब्जेक्ट इन्वोक करना और यूज़ करने का बेसिकली क्या करता है तरीका देते हैं। जैसे बैंक ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करना है या फिर वहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट बैलेंस चेक करना, ये बेसिकली रैपर नए यूज़र्स को मॉडर्न वेब इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन बैकएंड में जो आपके पास पुराने ट्रांजैक्शन ही कोड चलाते हैं। सही है। अब यहाँ पे आपके पास है फंक्शन रैपर। दिस टाइप ऑफ रैपर प्रोवाइड एन इंटरफेस टू कॉल फंक्शन इन अ रैप एंटिटी। मतलब ये रैपर स्पेसिफिक फंक्शंस को कॉल करने के इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं जो एक रैप एंटिटी में होते हैं, और इस मैकेनिज्म में क्लाइंट एप्लीकेशन से सिर्फ प्रोग्राम के कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स इन्वोक किया जाते हैं, पूरा प्रोग्राम नहीं कर सकते आप। ठीक है, अब यहाँ पे है कंस्ट्रक्शंस। क्या आपके कंस्ट्रक्शंस क्या हैं? रैपर की कंस्ट्रक्शंस क्या है? तो भाई कंस्ट्रक्टिंग अ रैपर फॉर अ लेगेसी सिस्टम्स इन्वोक क्रिएटिंग अ न्यू लेयर ऑफ कोड दैट सिट बिटवीन द लेगेसी systems and other software applications or systems. The purpose of the wrapper is to provide an interface that abstracts the functionality of the legacy system and make it accessible to other systems without exposing its underlying complexity or limitation. मतलब लेगेसी सिस्टम्स रैपर का असल में बनाने का मकसद क्या है? ठीक है, इसका मकसद ये होता है कि भाई पुराना लेगेसी सिस्टम की फंक्शनैलिटी को इनकैप्सुलेट करके नए सिस्टम्स के लिए आसान और एक्सेसिबल बनाया जाए, बगैर उसकी जो है अंडरलाइन कॉम्प्लेक्सिटी या लिमिटेशन को एक्सपोज किए। अब स्टेप्स क्या है कि भाई सम स्टेप्स आप फॉलो कर सकते हैं। आइडेंटिफाई द फंक्शनैलिटी ऑफ द लेगेसी सिस्टम दैट नीड टू बी एक्सपोज और इंटीग्रेटेड विद अदर सिस्टम्स। चूज एन अप्रोप्रिएट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड डेवलपमेंट फ्रेमवर्क फॉर द रैपर। उसके बाद डिज़ाइन द रैपर इंटरफेस टू रिफ्लेक्ट द नीड ऑफ द यूजर्स एंड द capabilities of the legacy system. This can involve defining input and output parameters. पहली बात यहाँ पर ये है कि भाई लेगेसी सिस्टम की फंक्शनैलिटी को आपने क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है। तो पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये देखना बहुत ज़रूरी है कि भाई लेगेसी सिस्टम्स को कौन सा हिस्सा या फिर आपकी फंक्शनैलिटी एक्सपोज या इंटीग्रेट करनी है नए सिस्टम्स के साथ। दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये है कि भाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और फ्रेमवर्क का बेसिकली आपने जो है चूज़ करना है कि कौन सा है। तो रैपर बनाने के लिए ना ये याद जरूर रखना है कि एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और डेवलपमेंट फ्रेमवर्क का बेसिकली आपने इलेक्ट करनी होती है जो बेसिकली सिस्टम्स की ना नीड के मुताबिक और कंपैटिबिलिटी मतलब कि जो है प्रोवाइड करे। रैपर इंटरफेस का डिज़ाइन फिर उसके बाद होता है। तो रैपर का डिज़ाइन कैसे होगा कि रैपर का इंटरफेस बेसिकली यूज़ करने की ज़रूरत और जो है ना एक तरीके से समझ लो लेगेसी सिस्टम की कैपेबिलिटीज़ के मुताबिक डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है, और फिर उसके बाद आपने उसमें प्रोग्रामिंग टेक्निक और फिर बेस्ट प्रैक्टिस के साथ रैपर का कोड लिखने का होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद आप टेस्ट करते हो कि रैपर के ना थ्रू आपने टेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। ये बेसिकली यूनिट टेस्टिंग होती है, इसके अंदर इंटीग्रेशन टेस्टिंग होती है और यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के थ्रू जो है ये होता है। क्यों? ताकि हर इनपुट केस कवर हो। और उसके बाद लास्ट आपके पास है डिप्लॉय द रैपर्स। तो रैपर को ना टारगेट एनवायरनमेंट में डिप्लॉय करना और उसके पीछे परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना होता है कि कहीं पे लॉगिंग या फिर आपके कोई मैट्रिसेस और यूज़र सपोर्ट का सिस्टम्स बेसिकली जो है बनाकर सिस्टम्स को बेसिकली मेंटेन किया। ठीक है, अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन और रैपर ये आपके पास कुछ इंटरफेसेस हैं। अच्छा जी, यहाँ पे क्या है कि भाई रैपर जो है कॉमर टू इंटरफेसेस और थ्री इवेंट आपके पास ड्रिवन मॉड्यूल्स है एज शोन फिगर्स में आपको ये दिख रहा होगा। ठीक है, द टू इंटरफेस आर एन इंटरनल इंटरफेस एंड आर एन एक्सटर्नल इंटरफेस एंड थ्री मॉड्यूल्स आर मैसेज हैंडलर। अच्छा, इधर यहाँ पे ये बता क्या रहे हैं कि आपके पास जो कंपोनेंट्स हैं दो इंटरफेस हैं आपके पास। एक बेसिकली आपके पास इंटरनल इंटरफेस है, एक एक्सटर्नल है, जो कि आपको दिख रहा होगा पिक्चर्स में। इंटरनल इंटरफेस के अंदर बेसिकली जो लेगी सिस्टम के साथ जो है वो इंटरेक्ट करता है। ठीक है, लेगी सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करता है। एक्सटर्नल क्या है? जो नए सिस्टम के साथ जो है इंटरेक्ट करता है। ठीक है,
3 मॉड्यूल्स कौन कौन से हैं। पहला आपके पास मॉड्यूल है मैसेज हैंडलर का, आपको दिख रहा होगा पिक्चर में, ठीक है। मैसेज को बेसिकली वो क्या करता है, हैंडल करता है, जो लेगेसी और न्यू सिस्टम्स के दरमियान क्या हो रहा है, एक्सचेंज होते हैं। उसके बाद आपके पास जो है इंटरफेस कन्वर्टर। अब ये क्या चीज़ है, ये बेसिकली इंटरफेस को कन्वर्ट करता है, क्यों, ताकि सिस्टम्स के दरमियान कम्युनिकेशन हो सके। और फिर आईओ एमुलेटर क्या चीज़ है, इनपुट आउटपुट एमुलेटर है, ये एमुलेटर है, ये बेसिकली इनपुट आउटपुट को जो है क्या कर रहा होता है, एमुलेट करता है, ठीक है। अब अगर मैं तुम्हें इसकी एक एग्जांपल बताऊं रियल टाइम, ठीक है, मेरे माइंड में आ रही है, तो जैसे आपके पास एक एयरलाइन बुकिंग सिस्टम्स है, ठीक है। एक एयरलाइन बुकिंग सिस्टम का सोचिए, बेसिकली जो आपके 1990s का ना एक पुराना मतलब मेन फेस सिस्टम्स यूज़ कर रहा है, और मॉडर्न वेब बेस्ड एप्लीकेशंस के साथ क्या करना है, इंटीग्रेट करना चाहता है। तो मॉडर्न यूजर्स वेब से क्या करेगा, फ्लाइट बुक करते हैं, लेकिन उसका जो बैकएंड सिस्टम है वो मेन फ्रेम पे चलता है। अब इसको सॉल्व करने के लिए एक रैपर कंस्ट्रक्ट किया जाता है। वो रैपर क्या करेगा, जो मॉडर्न वेब बेस्ड एपीआई को ना एक तरीके से वो वहाँ से रिक्वेस्ट को हैंडल करता है, और उन्हीं मेन फ्रेम सिस्टम्स को कंपैटिबल फॉर्मेट में जो है ना उसको कन्वर्ट करता है। जब यूज़र, जैसे फॉर एग्जांपल ये समझ लो कि यूज़र जैसे ही ना फ्लाइट बुक करता है, तो वेब ऐप के ना रिक्वेस्ट को रैपर के जरिए मतलब कि पुराने सिस्टम्स तक पहुंचाया जाता है, और मेन फ्रेम सिस्टम जब अपना रिस्पांस वापस करता है, तो रैपर उस रिस्पांस को नए एपीआई फॉर्मेट में कन्वर्ट करके वेब एप्लीकेशन तक पहुंचा देता है। ये मेन चीज़ है यहाँ पे। ये बेसिकली रैपर जो है ना पुराने सिस्टम्स को कॉम्प्लेक्स फंक्शनैलिटी को छुपा कर एक नए सिस्टम्स के लिए ईजी एक्सेस बनाता है। यही पूरा रैपर का कॉन्सेप्ट है। माइग्रेशन क्या चीज़ है, माइग्रेशन इज ऑल अबाउट, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, हम माइग्रेशन पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। तो माइग्रेशन इज अ लेगेसी सिस्टम दैट रेफर टू द प्रोसेस ऑफ मूविंग एन एक्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस और सिस्टम फ्रॉम एन ओल्ड एंड आउटडेटेड प्लेटफॉर्म्स और टेक्नोलॉजीज टू अ न्यूअर वंस। मतलब यहाँ पर कुछ इस तरीके से है, माइग्रेशन का बेसिकली मतलब आपके पास छोटा सा ये है कि एक पुरानी या आउटडेटेड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को नए प्लेटफॉर्म या टेक्नोलॉजी पर ट्रांसफ़र करना, ठीक है। और ये बेसिकली इसलिए आप किया जाता है ताकि आपकी सिस्टम्स की परफॉर्मेंस या फिर उसकी सिक्योरिटी होगी या उसकी फंक्शनैलिटी को क्या किया जा सके, बेहतर हो सके, और सिस्टम्स को ना लेटेस्ट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बेसिकली इन्वायरमेंट के साथ जो है कंपैटिबल बनाया जा सके, ठीक है। माइग्रेशन का जो है प्रोसेस जो होता है ना वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स और रिस्की हो सकता है, तो इसीलिए हम ना इसकी केयरफुल तरीके से जो है प्लानिंग या फिर उसकी टेस्टिंग या वैलिडेशन जो है वो ज़रूरी होती है। उसकी वजह ये है कि ताकि नया सिस्टम जो है ना यूज़र्स और स्टेक होल्डर की एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं उनको वो पूरा कर सके। अब यहाँ पे आपके पास जो है ये कुछ मेथड्स हैं, दिस इज बेसिकली लास्ट मेथड, हम यहाँ पे इनके टूल्स के बारे में ही पढ़ेंगे माइग्रेशंस के। तो ये आपके पास कुछ मेथड्स हैं जिसमें बिग बैंग अप्रोच है। अब इसमें क्या होता है कि इस मेथड में आपका पुराना सिस्टम जो होता है ना वो एक ही दफ़ा में नए सिस्टम के साथ रिप्लेस किया जाता है। ये बहुत एक हाई रिस्क होता है अप्रोच, बिग बैंग अप्रोच बहुत हाई रिस्क होता है। क्यों, इसलिए होता है ताकि नया सिस्टम ना, अब देखो नया सिस्टम बिल्कुल तैयार और टेस्ट किया गया हुआ होना चाहिए माइग्रेशन से पहले, ठीक है, सही है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें एक सिनेरियो बताता हूँ, साथ साथ मैं तुम्हें उसकी जो है उसका पूरा जो है मैं उसका तुम्हें एक तरीके से नतीजा सब कुछ और अमल कैसे हुआ और नतीजा सब बताऊंगा मैं, कि जैसे अगर फॉर एग्जांपल एक सिनेरियो है, बिग बैंग को लेकर ही सिनेरियो बता रहा हूँ, ठीक है। एक बहुत मतलब कि एक बड़ी रिटेल चेन है मेरे पास, ठीक है। एक बड़ी रिटेल चेन ने अपने बेसिकली ना, ये आपकी बेसिकली सिनेरियो है, मैं बेसिकली पूरा पॉइंट ऑफ सेल जो पीओएस कहते हैं, जिसे पॉइंट ऑफ सेल जिसे कह रहे होते हैं, वो सिस्टम्स को ना बेसिकली एक क्लाउड बेस्ड हल में एक ही मतलब के रात में उसको तब्दील करने का फैसला किया। क्यों, ताकि मतलब कि सफ़र का तजुर्बा बेहतर बना सके। अब यहाँ पे क्या चक्कर है कि जो आपका एक बेसिकली चेन है, रिटेल चेन है, एक बहुत बड़ी चेन है, वो आपने एक रात में ये डिसीजन ले लिया कि हम बेसिकली पूरे सिस्टम्स को क्लाउड बेस की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये सिस्टम्स को हम चेक कर सकें और उसको बेहतर बना सकें। अब देखो पुराना जो आपके पास पीओएस सिस्टम है वो मुकम्मल तौर पर भाई बंद किया गया, आपने पुराना वाला जो सिस्टम था पीओएस का उसको बंद करोगे, और फिर अगले दिन आप नए सिस्टम पे तमाम स्टोर में, ठीक है, शुरू किया गया। तो ये आपके पास अब इसका नतीजा क्या होगा, इसका नतीजा ये होगा कि जबकि आपने नया सिस्टम मुकम्मल तौर पर मतलब कि तैयार और बेसिकली जांचा गया था, तो वहाँ पे आपके पास, सही है, अब उसकी बिहाफ पे जो है बहुत सारे कुछ स्टोर्स में जो है ना, जो स्टार्टिंग में मतलब कि जो है एक मसाइल सामने आए, जिससे जो है सफ़र में सर्विस और चेकआउट के वक्त में जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ताख़ीर हुई है, जिससे मतलब कि नफरत पैदा हुई। तो ये मतलब कि बिग बैंग अप्रोच यही होता है कि आप फ़ौरन कोई भी चीज़ को अप्रोच नहीं कर सकते, ठीक है। फ़ौरन मतलब कि आपको इसमें होता है कि फ़ौरन आपने इम्प्लीमेंट कर लिया जिससे आपको लॉस हो सकता है। फेज अप्रोच क्या होता है, दे इन्वॉल्व ब्रेकिंग इन माइग्रेशन इनटू स्मॉलर manageable phase. Each phase is implemented and tested and then rolled out to users. This approach is less risky than the big bang approach. Big bang approach बहुत रिस्की है, ठीक है, आप पूरा सिस्टम बंद करोगे और फिर सिस्टम करोगे, वो बहुत वो है, फेज रिस्की नहीं है, ठीक है। मतलब इस अप्रोच के अंदर ना आपके पास, इस अप्रोच के अंदर माइग्रेशन को बेसिकली क्या करा होता है, छोटी और मैनेजेबल फेज में तोड़ दिया जाता है। अब हर फेज आप इम्प्लीमेंट और टेस्ट होता है, फिर यूज़र को दिया जाता है कि आप हर फेज को टेस्ट करोगे फिर यूज़र को दिया जाएगा। और ये बेसिकली मेथड जो होता है ना ये कम रिस्की होता है, ठीक है।
और आराम से आप एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में ट्रांसलेशन किया जाता है। इसकी कुछ एग्जांपल जो है, जैसे कि मैं आपको इसका एक और सिनेरियो बताता हूँ फेस्ट का, कि भाई एक मतलब कि एक सेहत की देखभाल जो होती है ना, वो फराहम करने वाले ने मतलब कि अपने जो डॉक्टर जैसा होते हैं अपने मरीजों के बेसिकली जो है ना इंतज़ाम के बेसिक सिस्टम्स के मुताबिक को कम से कम, ठीक है, खलल डालने के लिए जो है ना मराहिल में सही है मुंतकिल करने का भी इरादा किया। अब यहाँ पे बेसिकली अलग ये जो है पहला मरहले में क्या होगा कि भाई आप बिलिंग मॉड्यूल पहले मुंतकिल किया गया और फिर 2 हफ्तों तक जो है जांचा गया, फिर कामयाब जांच के बाद जो है अपॉइंटमेंट शेड्यूल, जैसे आप कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हो ना, आप डॉक्टर अपॉइंटमेंट सॉफ्टवेयर बना कोई भी बना रहे हो, क्लिनिक का सॉफ्टवेयर बना रहे हो, तो फेस के अंदर सिंपल सा ये होता है कि हर चीज़ को पहले जांचा जाएगा। अगर बिलिंग मॉड्यूल आप बना रहे हो तो बिलिंग मॉड्यूल आपने बनाया, आप उसको चेक करोगे वो वर्क कर रहा है, देन उसको जो है आप करोगे। उसी तरीके से फिर सेकंड फेज पे आओगे, अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग देखोगे, ठीक है, मॉड्यूल, फिर अपॉइंटमेंट शेड्यूल ठीक चल रहा है, फिर उसको आगे वो किया गया, तो ये आपके पास फेज है। अब पैरेलल रन अप्रोच क्या होता है कि इन दिस अप्रोच द न्यू system is run in parallel with a legacy system for a period of time. This allows user to become familiar here with a new system while still using the old system. पैरेलल अप्रोच में ये होता है कि इस अप्रोच में पुराना सिस्टम और नया सिस्टम कुछ वक्त तक ना एक साथ चलाए जाते हैं, ठीक है। यूज़र नया सिस्टम सीखता है जबकि पुराना सिस्टम तब तक चल रहा होता है जब यूज़र नया सिस्टम यूज़ करने में कंफर्टेबल हो जाते हैं, तब पुराने सिस्टम बेसिकली बंद कर दिए जाते हैं। छोटी सी एग्जांपल इसकी ये है कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया, मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया, ठीक है, अपने एजुकेशन का सॉफ्टवेयर बनाया, फर्स्ट कर लो मैंने सर मुनीब अकेडमी की एप्लीकेशन बनाई। अब मेरी एक एप्लीकेशन ऑलरेडी चल रही है बट उसके अंदर वो फीचर्स नहीं है, मैंने एक नया फीचर उसके अंदर किया, तो मुझे उससे फैमिलियर होने में टाइम लगेगा। मैं नया एप्लीकेशन भी चलाऊंगा जब तक उसको चेक करूंगा कि क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर, क्या क्या नई चीज़ मैंने डाली है कि मुझे पता चल सके। उसके बाद मैं पुराना चलाता रहूँगा, जब मैं पूरा कंप्लीट फैमिलियर हो जाऊंगा तो मैं नए पे शिफ्ट हो जाऊंगा, पुराना वाला करूँगा। वो पैरेलल रन अप्रोच होता है, ठीक है। अब उसके बाद पायलट अप्रोच क्या होता है, दिस इन्वॉल्व इंप्लीमेंटिंग द न्यू सिस्टम इन अ स्मॉल कंट्रोल एनवायरनमेंट सच एज अ सिंगल डिपार्टमेंट और लोकेशन। मतलब कि आपके पास नया सिस्टम है, पहले एक छोटे कंट्रोल एनवायरनमेंट में जैसे डिप्लॉय किया जाता है, जैसे आपका कोई डिपार्टमेंट हो गया, लोकेशन हो गया, आप एक कंपनी चला रहे हो, फौरन ही पूरी कंपनी में एक नया जो एप्लीकेशन है वो लॉन्च नहीं हो जाता है, एक छोटे से डिपार्टमेंट में लॉन्च हुआ, ठीक है, और फिर वो धीरे धीरे पूरे ऑर्गेनाइजेशन में रोल आउट किया जाता है। क्यों? रिस्क एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, अगर रिस्क फैक्टर जो आ गया ना फिर प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो रिस्क को कम करता है ये कि आपने छोटे से डिपार्टमेंट चलाया, वो ठीक चलने लगा तो फिर आगे रोल आउट करोगे आप, ठीक है। अगर इनिशियल डेवलपमेंट में आपके पास कुछ इशू ये सब जो है हुआ। हाइब्रिड अप्रोच क्या होता है कि दिस अप्रोच इन्वॉल्व कंबाइनिंग सेवरल ऑफ द अबव मेथड्स टू सूट द स्पेसिफिक नीड ऑफ द माइग्रेशन प्रोजेक्ट। मतलब ये हाइब्रिड के अंदर ये होता है कि इस मेथड्स में ऊपर दिए गए जितने भी आपके पास मेथड्स जैसे कि पायलट अप्रोच हो गया, पैरेलल हो गया, फेस्ड हो गया या फिर बिग बैंग हो गया, इसमें से कोई भी यूज़ हो सकता है, ठीक है। ये बेसिकली ना कंबाइन किया जाता है, दो भी यूज़ हो सकता है, ठीक है, दो अप्रोचेस भी यूज़ हो सकते हैं इसमें। तो इसमें बेसिकली प्रोजेक्ट की ज़रूरत के मुताबिक ना, जैसे मतलब कि कुछ फेज़ में, ठीक है, फेज़ अप्रोच यूज़ होता है और कुछ मतलब फेज़ में पैरेलल रन अप्रोच यूज़ होता है। तो इस तरीके से मतलब कि जो है आप हाइब्रिड के अंदर करते हैं, ठीक है। अब इसमें ऐसे समझ लो कि आपके पास एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। अब मैन्युफैक्चर कंपनी ने मतलब कि अपने पुराने मैन्युफैक्चर, ठीक है, एग्जीक्यूशन सिस्टम है उनका एमईएस, उसको अपग्रेड करने का इरादा किया। तो अपग्रेड करने का अब इसको अमल किस तरीके से करेंगे वो, कि यहाँ पे मैं तो बताया ना कि हाइब्रिड के अंदर क्या होता है कि आप दोनों फेज यूज़ कर सकते हो। अब फेज अप्रोच के अंदर क्या होगा कि पहले प्रोडक्शन शेड्यूलिंग मॉडल को आपने अपडेट किया गया, ठीक है, क्योंकि वो फेज में होता है, एक एक फेज को आप कर रहे होते हो। पैरेलल रन के अंदर क्या हुआ कि इसके बाद पूरा नया एमईएस जो है वो आपका जो सिस्टम है, एमईएस सिस्टम है, एमईएस जो है पूरा नया एमईएस पुराने नए एमईएस के साथ कुछ हफ्तों तक साथ में बेसिकली चलाया गया, ठीक है। ये बात है कि इसमें दोनों मतलब कि नया सिस्टम भी चल रहा होता है, पुराना भी चल रहा होता है, फिर वो शिफ्ट हो जाते हैं उसके ऊपर। तो नतीजा क्या हुआ, तो ये बेसिकली इस हाइब्रिड अप्रोच ने ना कंपनी के बेसिकली दौरान जो अमल है ना उसमें फ्लेक्सिबिलिटी दी और उन्हें बेसिकली इशू को समझने, ठीक है, और सुलझाने के बेसिकली जो है मौके एक तरीके से दिया कि भाई दोनों उन्होंने पहले फेज के अंदर उन्होंने प्रोडक्शन शेड्यूलिंग मॉड्यूल ये सारी चीज़ों को उन्होंने अपडेट किया। पैरेलल के अंदर दोनों ने एमईएस जो एक सिस्टम है इनका उसको दोनों को चलाया, नया वाला सिस्टम भी और पुराना वाला भी। और इसका नतीजा कुछ यूँ आया, ठीक है, कि भाई इससे जो है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी हुई और आपको बेसिकली जो है समझने का भी जो है। अब कुछ माइग्रेशन आपके पास यहाँ पे टूल्स मौजूद हैं, ठीक है, कि आपके पास ये रेड गेट फ्लाईवे ये आपके पास टूल है, ये टीम्स और टेक्नोलॉजीज के दरमियान डेटाबेस डिप्लॉयमेंट ये तरीके से ऑटोमेट करता है। ये रेड गेट फ्लाईवे, फिर आईबीएम लिफ्ट है आपके पास। ये बेसिकली ना ऑन प्रेमिस जो होता है ना बेसिकली डेटाबेस को आईबीएम क्लाउड पर बेसिकली आईबीएम का जो क्लाउड है ना उस पर माइग्रेट करने के लिए यूज़ होता है आईबीएम लिफ्ट, ठीक है। क्विज माइग्रेशन मैनेजर होता है आपके पास। क्विज बेसिकली ये एक तरीके से माइक्रोसॉफ्ट की एप्लीकेशन है जो करता क्या है कि भाई लेगेसी सिस्टम माइग्रेशन के लिए ना टूल प्रोवाइड करता है। और फिर ये AWS है आपके पास, AWS बहुत मशहूर है, ठीक है, आपके पास।
तो AWS आपका यहाँ पे बेसिकली क्या करता है, AWS पर जो है ना आप डेटाबेस माइग्रेट करते हैं, जबकि मतलब सोर्स डेटाबेस फुली ऑपरेशनल यहाँ पे आपका रहता है। तो ये बेसिकली आपके पास यहाँ पे ये एंड हो गया हमारा अपना लेक्चर नंबर 9, और उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा ड्राई लेक्चर्स हैं, बट ये लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सेमेस्टर्स के लिए, और ये पूरा लेक्चर सिनेरियो बेस्ड लेक्चर्स हैं, ठीक है। एग्जामिनेशंस के अंदर इनके थ्योरेटिकल्स कुछ भी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं आएंगे, सब सिनेरियो बेस्ड आएंगे। चाहे वो आपने अभी माइग्रेशन के मेथड्स पढ़े होंगे तो वो भी मेथड्स आपसे पूछेंगे कि कौन सा फेज लगेगा, कौन सी अप्रोचेस लगेंगी, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको सारी चीज़ क्लियर कर दी है। आई होप यू लव दिस लेक्चर्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हाजिर होगा। के लिए अल्लाह हाफ़िज़।